फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी कहानी है। आइए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राखी है। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति, सास ससुर, देवर और देवरानी रहते थे। मेरी सास रेखा मेरे पति राजन की सौतेली माँ थी। राजन जब 2 साल के थे तभी उनकी माँ चल बसी थी। 7 महीने के अंदर में ही राजन के पापा ने दूसरी शादी रेखा से कर ली, जिनसे उनका एक बेटा है। माँ जी राजन को कभी भी अपना बेटा नहीं मानी और ना ही मुझे अपनी बहू के रूप में देखा। उनकी नज़रों में हम दोनों ही उस परिवार पर, उस घर में एक बोझ थे। माँ जी के लिए बस उनका एक ही बेटा और बहू थे, जिन्हें वह पलकों पर बैठा कर रखते थे। माँ जी अपनी बहू से कभी भी कोई भी काम नहीं करवाते थे। बहू पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर बस खाती पीती रहती थी। खाने पीने की सारी व्यवस्था उनके कमरे में ही थी। माँ जी कभी भी अपनी बहू से एक गिलास पानी भी नहीं मंगवाती थी और मैं पूरे दिन घर में यहाँ से वहाँ दौड़ती रहती। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, और पूरे घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, पूरे परिवार के कपड़े मैं ही धोती थी। इतना कुछ करने के बाद भी माँ जी कभी भी मुझसे प्यार के 2 शब्द नहीं बोली। मैं तरस जाती थी कि कभी वह मुझे बहू कहकर बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरा नाम ही कलंक रखा था। जब भी कोई काम होता तो तुरंत कहते, अरे कलंकनी कहाँ मर गई। मेरे लिए उनकी यही बोली थी। उनकी नज़रों में मैं उनकी बहू तो नहीं, लेकिन एक इंसान भी नहीं थी। ना मेरी भावनाएं थी, ना मेरी भावनाओं की कोई कदर थी, ना मेरे आंसू थे, ना मेरा दिल था। जो रोता भी था, पूरे दिन सुबह 5 बजे से उठकर मैं घर के कामों में लग जाती। उस घर में सबसे पहले मैं ही उठती थी। मेरी देवरानी का तो जैसे कुछ पता ही नहीं चलता था। वो 8 बजे तक सोती ही रहती थी और मेरी हिम्मत ही नहीं होती। 5 बजते ही माँ जी सुबह सुबह गालियाँ देकर उठाती थी। अरे महारानी, नींद नहीं खुलेगी, सोते ही रहोगी, बेड ही तोड़ोगी या घर के काम भी होंगे। मारे डर के मैं तुरंत उठकर बैठ जाती। फिर सुबह से शुरू हो जाता मेरा पूरे दिन की दिनचर्या। सुबह से झाड़ू पोछा, फिर सबके लिए चाय, नहाने के बाद सबके कपड़े धोना, फिर नाश्ता बनाना, फिर बर्तन धोना, पूरा दिन निकल जाता। अगर दोपहर को मैं सबको खिलाने पिलाने के बाद 1 घंटे के लिए आराम करने के लिए लेट जाऊं तो माँ जी पीछे से 1000 गालियां देना शुरू करती। मेरे पति राजन अगर कोई भी नौकरी करते तो 2 महीने से ज़्यादा उनसे नौकरी हो ही नहीं पाती और वह घर बैठ जाते, जिसका कसूरवार भी मुझे ही समझा जाता। माँ जी चिल्ला चिल्ला के कहती, मर्द के बिना रह नहीं पाते, इसलिए बार बार नौकरी छोड़कर घर बुला लेती है। इसके तो खर्च उठाओ, इसके मर्द के भी खर्च उठाओ, दोनों को ही फ्री की रोटी तोड़ने हैं। बैठे बैठे राजन कभी भी सूखी रोटी नहीं खाते थे। उन्हें रोटी में हमेशा घी चाहिए होता था और माँ जी की चोरी से मैं राजन की रोटी में घी लगा देता। कभी कभी माँ जी को देख लेती तो मेरे हाथ से डब्बा छीन लेने के हो जाते, अलमारी में बंद कर देती। उस समय मेरे ऊपर क्या बीतती ना मैं लिख लिख सकती और ना ही यह बात बता सकती हूँ। इस घर में पूरा परिवार घी की रोटी खाता। बस मैं और राजन, हम दोनों ही ऐसे थे जिन्हें कभी भी घी की रोटियां नसीब नहीं होती थी। यह सब सुनने के बाद मैं राजन से लड़ पड़ती। अगर आप आज 2 पैसे कमाते तो कम से कम 2 वक्त की चैन की रोटी तो नसीब होती। आज आपके इस घर में बैठने रहने से मेरी जिंदगी भी नरक हो गई है। रोज ऐसे 2 रोटी खाकर 4 रोटी की गालियाँ सुनकर मैं पागल हो गई हूँ। अब तो कम से कम मेरी हालात पर तरस खाओ, कहीं तो जाओ, कुछ तो कमाओ। हम एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी रह लेंगे, नमक रोटी खाकर भी रह लूंगी, लेकिन ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। राजन मेरी बातों पर चिढ़ जाते हैं और सर पीटने लगते हैं। क्या करूँ, कहाँ से लाऊं, नौकरी नहीं मिल रही, इतनी तो कोशिश कर ली, नहीं मिल रही नौकरी, तो चले यह रूखी सूखी रोटी खाओ, घी वाली रोटी खाने की आदत भी छोड़ दो। कहते हुए गुस्से में मैंने खाने की थाली उनके आगे पटक दी और फिर माँ जी की सारी बातें उन्हें बताई कि कैसे माँ जी मेरे हाथ से घी का डब्बा छीन कर लेकर चली गई। इतना सुनते ही राजन गुस्से में अपने पापा से पास जाते हैं और कहते हैं, पापा, माँ की अब इतनी हिम्मत हो गई कि वह मेरे खाने के लिए घी नहीं देती है, घी की ताले लगा के रखती है। राजन को लगा कि माँ पापा को कुछ कहेंगे, लेकिन पापा की बातें सुनकर राजन अपना सर पकड़ लेते हैं। पापा कहते हैं, ऐसा कौन सा काम कर दिया है तूने जो तुझे घी लग खिलाया जाए। घी खाने के लिए मेहनत की जरूरी होती है और तू तो निकम्मे पूरे दिन यहाँ वहाँ काट लेता है।
तुझे घी की क्या जरूरत है। कहते हुए पापा भी वहां से चले जाते हैं। पापा की बातें सुनकर राजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहीं सर पकड़कर बैठ जाती है। अपनी किस्मत पर फूट फूट कर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगते हैं। मैं दरवाजे के पीछे बड़ी सब कुछ देख रही थी। राजन का रोना देख मेरा कलेजा फट गया और मैं रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। अगले दिन राजन नौकरी की तलाश में निकल गए। इस बार वह कहीं दूर शहर में जा रहे थे। मैं भी भगवान से दुआएं मांग रही थी, भगवान ऐसी नौकरी लगाना कि फिर ना छूटे। राजन के जाते ही अगले दिन अचानक मुझे तेज बुखार हो गया। पूरा बदन तप रहा था, आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, सर दर्द से फटा जा रहा था। तभी माँ जी की आवाज आई, अरे आज तो महारानी को उठाओ, नहीं तो महारानी उठने का नाम नहीं ले रही है। 6 बज गए। अरे महारानी सोई है या मर गई, अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। कहते हुए माँ जी मेरे कमरे में आती है। उनकी तीखी बातों से मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल भी हिलने की ताकत नहीं थी। मेरे अंदर पूरा शरीर तप रहा था। मुंह से कराने की आवाजें भी आने लगी। माँ जी मेरे कमरे में आती है तो मेरे ऊपर से रजाई खींच के फेंक देती है। एकदम से कांप उठी थी मैं, और ना जाने माँ जी ने क्या क्या बोले जाती है। मुझे कौन कौन सी गालियां दी जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों जो बंद हुई थी सीधा अस्पताल के बेड पर खुली। मुझे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला था। 2 दिन बाद अस्पताल से आकर बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते आराम करने को मिला, लेकिन शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची, जिसके चलते माँ जी की बहू को खाना बनाना पड़ता था। लेकिन वह कभी भी मेरे लिए 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं आई। खाना भी निकाल कर कोई देने वाला नहीं था। जब सब लोग खाना खा लेते तो माँ जी की आवाज आती, अरे महारानी खाना खा ले, खाना खा लेना, बस इतना ध्यान रखती थी वह मेरा। फिर इसके बाद चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं, इससे किसी को कोई भी मतलब नहीं था। जैसे तैसे 1 हफ्ता बीता। 1 हफ्ते बाद ही माँ जी की चिल्लाने लगी, अरे महारानी क्या पूरी जिंदगी आराम करना है। 11 दिन से बैठे ही है, हाथ पैर हिलाओ, घर के काम संभालो, सारा पैसा खा गए। दवाई में एक निकम्मा पति जाने कहाँ भेज दिया। उसका कुछ पता ही नहीं चलता। अपने पति से दवाई के पैसे मंगा के दे देना, इतना तो कर सकता है ना। वह नालायक कम से कम अपनी पत्नी के दवाई के खर्चे तो उठा सकता है, बाकी तो ऊपर पड़ा ही है। इतनी तीखी बातें, इससे अच्छा तो माँ जी मुझे जहर देकर मार देती। एक बार मैं भी, मेरी कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे तिल तिल कर मरने से तो अच्छा होता कि मैं अपने आप को ही मार लूं। बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन माँ जी के चिल्लाने पर काम करने के लिए उठ गई। खड़े होते ही चक्कर आने लगे। मेरे कमरे में पूरा 1 हफ्ता हो गया था। झाड़ू लगे। सबसे पहले मैंने झाड़ू उठाया और अपने कमरे की सफाई शुरू की, लेकिन सफाई करते करते अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ी। इस बार घर पर ही डॉक्टर आया, क्योंकि माँ जी का कहना था कि अस्पताल में खर्चे हम नहीं उठा सकते। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि इनको आराम की सख्त जरूरत है, यह बहुत कमजोर हो चुकी है, इनको अच्छा खान पान के साथ आराम भी देना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर की बातें सुनकर माँ जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। डॉक्टर के जाने के बाद वह मेरे पास आई और अपने शब्दों के तीखे वार सीधे मेरे दिल में चुभा हुए कहने लगी, अरे महारानी, कलंकिनी तो कब तक हमारे ऊपर ऐसे बोझ बन के रहेगी। अब तो अच्छी खासी बीमारी पकड़ के बैठ गई, जो हम तेरी सेवा करेंगे, या तो जाकर कुएं में डूब मर, या जा बुला के ले अपने पति उस निकम्मे में, पति को चले जाओ उसके साथ, दोनों चले जाओ, मेरी आंखों के आगे से दूर हो जाओ। तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ना जाने कौन से जन्म का पाप था जो तुम लोगों की शक्ल को बर्दाश्त करना पड़ता है। माँ जी की आवाज़ सुनकर मैं लगातार रोती जा रही थी। मुझे तकलीफ इस बात की थी कि इतनी बीमारी में भी माँ जी मुझे इतनी उल्टी सीधी बातें सुना रही है। क्या उनके सीने में दिल नहीं है? क्या इंसानियत नाम की चीज नहीं है? माँ जी के अंदर इतना तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा वह मेरे साथ कर रही है। तभी पीछे से राजन की आवाज आई, वह क्यों मरेगी माँ? मेरे रहते हुए मैंने पलट के देखा तो पति को देखा। मुझे बहुत सुकून मिला। चाहे जैसे भी थे, लेकिन यही एक तो थे जो मेरे नाराजगी, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार सब कुछ सह लेते थे। तभी राजा ने मुझसे कहा, राखी चलो, अब हम यहाँ इन दरिंदों के बीच एक पल भी नहीं रह सकते। जो भी रहे, जैसा भी रहे, हम दोनों नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ इस नरक से दूर रहेंगे। मैं भी 1 मिनट की देरी किए बिना कपड़े पैक किए। मेरे पास कुछ था भी नहीं, 2-4 ढंग की साड़ियाँ थी, जिसको लेकर मैं अपने पति के साथ यह घर, यह परिवार, यह दुनिया छोड़ अपनी एक नई दुनिया में चली गई, जहाँ मुझे किसी की ऐसी उल्टी कटी सुनने की कोई नहीं मिलेगी।
किसी के ताने सुनने को नहीं मिलेगी। जैसे भी रहूंगी, जैसे भी रहेगा, जैसे भी रहेंगे, कम से कम चैन की रोटी तो मिलेगी। बस ऐसा ही जिंदगी काट लेंगे। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।